नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक प्रत्यय को कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि उपसर्ग भी हमने पढ़ लिया है और प्रत्यय भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ शब्द आपको होमवर्क में दिए थे और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो ज़रूर शेयर करें, अपनी समस्याएं ज़रूर बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करें और घर पर रिवाइज ज़रूर करें। जब आप घर पर रिवाइज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, जो कि शब्द निर्माण की एक नई प्रक्रिया है, जिसका नाम है समास। ठीक है, तो समास जो शब्द हमारा है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त करके लिखना। आपको कहा जाता है ना कि सारांश लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए। कहा जाता है ना किसी भी चैप्टर को संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि छोटे रूप में लिखिए। आपका एक चैप्टर 4 से 5 पेज का होता है और आपको उसको संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, तो आप एक पेज में उसको कंप्लीट करते हैं। आप बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी जो मेन बातें होती है टॉपिक की, उसको आप एक पेज में कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि उसको संक्षिप्त रूप में आप लिखते हैं। तो इस तरह से आज हम शब्द निर्माण की एक नई प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं समास। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, संक्षिप्त करने की विधि। तो जो हमारी ये संक्षिप्त करने की विधि है, यानी कि छोटे रूप में लिखने की जो हमारी विधि है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे जो आप बताएंगे कि ये कैसे हमारा सॉल्व हुआ। 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। ठीक है, उसके बाद घोड़े पर सवार, उसके बाद राजा का महल। ठीक है, 4 राहों का समाहार। देखिए, आपको क्या होता है कि कई बार जो आप संक्षिप्त में जब किसी चीज को लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप अपनी बात को कम शब्दों में कैसे महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, आपकी बात सुनने के लिए 4 लोग बैठे हैं और आप लगे हुए हैं कहानी सुनाने में, और जो बात का मेन पॉइंट है तब तक चारों लोग उठकर चले गए हैं। ठीक है, जब तक आप बात के मुख्य बिंदु पर आते हैं तब तक वो चारों उठकर चले गए, तो क्या हुआ, आपकी बात तो प्रभावहीन हो गई। आपकी बात का तो किसी पर कुछ असर ही नहीं हुआ। आपने बताया नहीं बताया एक ही बात है, लेकिन जब आप अपनी बात को संक्षिप्त करके कहते हैं और प्रभावी ढंग से जब आप पेश करते हैं तो वो लोगों पर इफेक्ट डालती है, लोगों को प्रभावित करती है। तो यही यहाँ पर हमारा है। अगर देखिए, आप एक लाइन है, आप चौराहा शब्द हम यूज करते हैं, अगर आप बार बार कहेंगे 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, इतना समय है आपके पास हर बार इतना लंबा शब्द यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं चौराहा। ठीक है, हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं चौराहा। ठीक है, उसके बाद आता है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो इसको हम क्या लिखते हैं, घुड़ सवार। उसके बाद राजा का महल, राज महल। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या किया, ये हमने इन शब्दों को संक्षिप्त कर कर यहां पर लिखा और ये बन गया चौराहा, घुड़सवार, राजमहल। ठीक है, चौराहा,
घुड़सवार, राजमहल। तो अब आप जब इन शब्दों को यूज करेंगे, जब आप इन शब्दों को प्रयोग करेंगे तो आपकी बात का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, आपकी बात का जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अब हम यही शब्द, यानी कि ये एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी है। देखिए ये तो शब्द है ही, चार राहों का समाहार, चार राहों यानी कि रास्ता का समाहार, समाहार यानी कि जहां पर चार रास्ते हों, तो इसी को संक्षिप्त करके हमने नया शब्द बनाया चौराहा। घोड़े पर सवार, इसी को संक्षिप्त करके हमने नया शब्द बनाया घुड़सवार। राजा का महल, इसी को संक्षिप्त करके हमने नया शब्द बनाया राजमहल। ठीक है। तो ये शब्द निर्माण की, जैसे हमने उपसर्ग से नए शब्द बनाए थे, हमने प्रत्यय से नए शब्द बनाए थे। उपसर्ग में हमने क्या किया था, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, जिसमें हमने कुछ शब्दांश मूल शब्दों के, कुछ शब्दों के प्रारंभ में जब लगा देते हैं तो वो एक नया शब्द बनाते हैं, या शब्द में विशेषता ला देते हैं, या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमने प्रत्यय यहाँ पर पढ़े थे, जहां जिसमें भी नए शब्द को बनाने की एक प्रक्रिया थी। तो प्रत्यय में हमने क्या किया कि कुछ शब्दांश लिए जिनको मूल शब्द के अंत में जोड़कर, प्रत्यय यानी कि सफिक्स एंड में जो आपके जुड़ते हैं। ठीक है। तो इसको हमने एंड में जोड़ा और शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, शब्द का अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, शब्द में एक नयापन आ गया, एक नया शब्द बन गया। ठीक है। जो हमारा हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें नया शब्द बन गया। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल शुरुआत में ही दिए थे, जैसे पुजारी, पुजारी मेन आपका मेल शब्द था, लेकिन हमने इन प्रत्यय लगाया तो वो हो गया पुजारिन। ठीक है। जैसे हमने प्यार शब्द लिया था तो उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया प्यारा। ठीक है। तो ऐसे ही एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है समास, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि किस तरह से उसको संक्षिप्त किया जाए, किस तरह से उसको कम शब्दों में लिखा जाए और समझा जाए, पढ़ा जाए। ठीक है। तो अब हम इस को एक परिभाषा के रूप में यहां पर लिखेंगे। परिभाषा, समास की परिभाषा लिखेंगे। देखिए नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है ये क्या समास की प्रक्रिया है, यानी कि सामासीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। इसको समास कहा जाता है, यानी कि सामासीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक और मेन पॉइंट आता है, समस्त पद। एक और मेन पॉइंट आता है समस्त पद। क्या होता है ये समस्त पद? जब हमने कहा कि हम समास की प्रक्रिया कर रहे हैं, या ठीक है, तो यहां पे लिखिए अनेक शब्दों को
संक्षिप्त करके बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। या और भी सरल शब्दों में अगर लिखें, और भी आसान शब्दों में अगर कहें कि अनेक शब्दों से संक्षिप्त करके बना पद, अगर इसके अलावा भी लिखें तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द। यानी कि जब समासीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है, जब एक तरह से आपका संक्षिप्त करने की विधि कंप्लीट हो चुकी है, तो उससे बना हुआ नया शब्द आपका समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि समास की प्रक्रिया आपको क्लियर हो गई कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक से बने शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं, समासीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उससे जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और इस तरह से हमने 2 पॉइंट यहाँ पर अभी तक क्लियर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समास विग्रह। आपने सुना होगा हमेशा समास विग्रह। क्या होता है समास विग्रह? क्या होता है समास विग्रह? देखिए, जो समस्त पद, जो अभी अभी हमारा समस्त पद बना हुआ है, यानी कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो हमारा नया शब्द बना है, उस शब्द को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना, उस शब्द को बिल्कुल उसके पहले की अवस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि वो पद जो, वो शब्द जो है फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है समस्त पद, उसको कहा जाता है समास विग्रह। तो और भी आसान शब्दों में लिखेंगे, समस्त पदों को अलग अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जो समस्त पद होते हैं उनको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो अब ये समास विग्रह कैसे होता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए समास विग्रह से पहले, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समस्त पद। ठीक है, तो समस्त पद को एक बार हम यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी आपको। नर और नारी, नर और नारी। ठीक है, तो नर और नारी जो है उसको हम अगर संक्षिप्त करेंगे तो क्या बनेगा? नर नारी। ठीक है ना, क्या नया शब्द बनेगा? नर नारी। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे यथा समय शब्द है हमारा, समय के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा? यथा समय। तो अब इसी के अपोजिट हमने करना है यहां पर। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम यहां पर लेंगे समय के अनुसार। समय के अनुसार, तो इसको संक्षिप्त में क्या लिखेंगे?
यथा समय, समय के अनुसार यानी कि यथा समय। तो अब अगर आपने, ये तो हमारी समास की प्रक्रिया है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी समास की प्रक्रिया है। और अगर आप इस समास को इसकी पूर्वावस्था में लेकर जाते हैं, बिल्कुल अगर आप इसको पहले की तरह अलग अलग कर देते हैं तो ये आपका कहलाता है समास विग्रह। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हवन सामग्री, हवन सामग्री, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हवन सामग्री। तो हवन सामग्री हमारा कैसा शब्द है, समस्त पद है। क्या है ये, समस्त पद है, यानी कि समासीकरण के दौरान बनाया गया नया शब्द है। तो इसको हम समास विग्रह इसका कैसे करेंगे, समास विग्रह यानी कि हम समस्त पदों को उनकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाएंगे, यानी कि उनको अलग अलग कर देंगे, तो वो हमारा समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो ये हमने क्या कर दिया यहां पर, समास विग्रह, ये हमने क्या किया, समास विग्रह, यानी कि समस्त पद को उसकी पूर्व अवस्था में हम लेकर आ गए, तो ये हो गया समास विग्रह। इसी तरह से हम यहां पर कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा समय, समय के अनुसार, जैसे हमने पीछे लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल है समास विग्रह के, समास विग्रह करने के। अब हम यहां पर समास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं कि समास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। समास संबंधित महत्वपूर्ण बातें, समास संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए समास संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले, समास में कम से कम दो पदों का मेल होता है। समास में कम से कम दो पदों का मेल होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, समास में, ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, मैं पूर्व पद, आपका जो पहला पद होता है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, समास में जो आपका पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा पद क्या कहलाता है, वो उत्तर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। ठीक है,
अब देखिए कैसे, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्पल हैं, पहला पद और उत्तर पद, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा भर पेट, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, भर पेट, तो जिसमें भर आपका पूर्व पद है और पेट आपका उत्तर पद है। भर आपका पूर्व पद है और पेट आपका उत्तर पद है। तो क्या हो गया ये, भर पेट। तो कोई भी समास, जब भी हम समास की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें पहला पद जो होता है हमेशा पूर्व पद होता है और दूसरा पद हमेशा उत्तर पद होता है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नंबर 3 पॉइंट पर हम आते हैं। समास की सबसे मेन पॉइंट है ये, समास की प्रक्रिया के दौरान, जब समास की प्रक्रिया होती है तो जो प्रक्रिया में दौरान पदों के बीच की विभक्तियां, जो पदों के बीच में जो विभक्तियां लगी होती हैं, लुप्त हो जाती है। ठीक है, समास की प्रक्रिया में प्रक्रिया के दौरान पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। कैसे? देखिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति में जब आप देखेंगे, इसका जब आप समास की प्रक्रिया करेंगे, जब इसको आप संक्षिप्त करेंगे तो बीच के पदों की जो विभक्तियां हैं वो लुप्त हो जाएंगी। अब देखिए, देश और भक्ति, ये आपका पूर्व पद और ये आपका उत्तर पद, यानी कि बाद का पद, इनके बीच की विभक्ति है के लिए, तो इसका लोप हो जाएगा और ये शब्द बनेगा देश भक्ति। ठीक है, तो इस तरह से हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो बिल्कुल सेम, ये आपका पूर्व पद, ये आपका उत्तर पद। ठीक है, और ये जो है आपके बीच की विभक्ति है। ठीक है, के लिए क्या है, ये बीच की विभक्ति है, तो यहां पर आपका बीच की विभक्ति का जो लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा नया शब्द हवन सामग्री। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर काफी कुछ अपने समास के टॉपिक में पढ़ा। सबसे पहले हमने समास की प्रक्रिया, परिभाषा क्या होती है, उसके बाद समस्त पद क्या होता है, उसके बाद हमने यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जाना, और उसके बाद हमने समास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। तो बिल्कुल आज आप इस जितना भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और ये समास आपके हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।